हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। मैं जैसा कि आप लोग के बीच एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं। एक वीडियो हमने इस पर अपलोड भी कर दिया था। 71वें बीपीएससी से संबंधित जितने भी बीपीएससी ने अब तक एग्जाम कंडक्ट करवाया है, वे सभी एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, बिहार स्पेशल हो, वे सभी का जो है हम एक रैपिड फायर जो है बैच लेकर के आया हूं, जिसमें हम सभी को वन लाइनर के रूप में समझेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, फिजिक्स को लेकर के चल रहे हैं अभी। उसी का हम दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ध्वनि, तरंग और गति के बारे में समझेंगे, और इसी क्रम में पूरे हम वीडियो को खत्म करेंगे। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े एजे स्टडी फैमिली से, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव से भी, क्योंकि वहां पर हम डेली अपडेट देते रहते हैं और जो भी पीडीएफ होता है वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, क्योंकि आपका प्यार हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि, तरंग और गति, इससे पहले हमने देख लिया था कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी जो टीचर वाला एग्जाम है उसमें पूछा गया था। हेलो हेलो चेक, क्या आप तक आवाज़ मेरी पहुँच रही है? पहुँच ही रहा होगा। देखिए, तो ये आपका देखिए, मानव कान का श्रवण परास कितना होता है? याद रखना है, ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, क्या होता है? शून्य होता है। दंड जो मैंने क्षण चुंबक जो होता है, उसके केंद्र में चुंबकत्व का गुण क्या होता है? शून्य होता है। सबसे मैक्सिमम क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो है उसके ध्रुवों पर चुंबकत्व का गुण मैक्सिमम होता है। अगर जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड लाइनर टाइप के हम पढ़ा रहे हैं, अगर किसी टॉपिक पर आपको विशेष चर्चा चाहिए जो समझ में आपको नहीं आता है, आप कमेंट कर दीजिए, हम उस टॉपिक पर एक विशेष चर्चा आपको देंगे, जिससे पूरी टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। अभी हम केवल वर्ल्ड लाइनर देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया जाता है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट रॉकेट यदि ऊपर की ओर समान वेगावृद्धि से अगर बढ़ता है, तो इसका दोलन काल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कि पेंडुलम घड़ी की समयावधि माने दोलन काल होती है, कितना होता है? तो 2 सेकेंड होता है। जो पेंडुलम घड़ी होता है उसका जो समयावधि होता है दोलन काल का, वो कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। फिर गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये पारा ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, यानी प्रसव तरंगों का उपयोग किया जाता है। याद रखना है, ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। फिर रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह लागत प्रभावित नहीं होता है। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं होता है। एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है, इसके द्वारा? तो IR किरणों के द्वारा जो है, इंफ्रारेड किरणों के द्वारा जो है इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो याद रखना है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का चाल भी आपका इतना ही होता है लगभग, निर्वात में और वायु में भी। आपको ये कमेंट करना है कि बताइए कि ध्वनि का चाल जो है वायु में कितना है, आपको ये कमेंट करना है। ठीक है, फिर है लोलक की काला अवधि। लोलक का काला अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। लोलक यानी पेंडुलम का जो काला अवधि होता है, टाइम पीरियड होता है, वो किस पर निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। सेकेंड लोलक का आवर्त काल होता है, कितना सेकेंड होता है? याद रखना है, 2 सेकेंड। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होती है, यह 50 हर्ट्ज से 64,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। सॉरी, 45 से लेकर के 64 तक 1000 किलो हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुन सकता है। फिर है, जब ध्वनि तरंगे के रूप में चलती है तो क्या होता है? माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलता है, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलता है, तो जो माध्यम के कण होते हैं वे औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा के स्थानांतर के क्रम में चलता है। क्लियर है? अब आते हैं आगे। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न कहता है कि विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? यह कांच की रुई। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है? ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था। एफएम रेडियो का ब्रॉड बैंड होता है, यह 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है एफएम रेडियो का ब्रॉडबैंड। कम्यूटेटर टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैनर प्रयोग किया जाता है, इसमें एक्स किरणें का प्रयोग करते हैं। सीटी स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा जो आवृत्ति की ध्वनि होती है उसे अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। चमगादड़ द्वारा उपयोग की जाती है, तो सोनार के सिद्धांत पर जो है चमगादड़ अपनी ध्वनि को यानी प्रसव तरंगों को क्या होती है? सुनती है। सोनार का क्या काम है कि वह जो है प्रसव तरंगों को भेजती है, भेजने के बाद जिस भी पदार्थ से टकरा करके वो वापस जब उसे सिग्नल मिलता है तो वहां से उसकी स्थिति दूरी को जो है वो अंदाजा लगा लेता है। चमगादड़ भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। एमआरआई मशीन में खाली स्तर प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो एमआरआई में क्या है? चुंबकीय तरंगों का उपयोग करता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्ध्य होता है, ऊपर भी ये क्वेश्चन हो चुका है। हर्ट्ज में मापा जाता है, किसको मापते हैं? तो आवृत्ति को जो है हम हर्ट्ज में मापते हैं। एक सूक्ष्म तरंग ओवन में उत्सर्जक का स्रोत होता है, तो मैग्नेट्रॉन होता है। एक सूक्ष्म तरंग ओवन में उत्सर्जन का स्रोत होता है, तो ये आपका मैग्नेट्रॉन होता है। फिर आपका ध्वनि चित्रण मतलब सोनोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम पारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं। सोनोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? तो पारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं। ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है। ध्वनि संचरण कहाँ नहीं कर सकता है? निर्वात में। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए निर्वात में भी क्या होता है? ट्रेवल कर लेता है। कहा कि दो उत्तोलक श्रृंग अथवा दो उत्तोलक गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ये जो आपका श्रृंग और गर्त होता है, ये आपका श्रृंग होता है, ठीक है, और ये आपका गर्त होता है। ये दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, ये आपका क्या कहलाता है? तो उसको हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है। कहता है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुपात कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ठीक है, ध्वनि के वायु में वेग अनुपात कितना होता है? तो याद रखना 330 मीटर पर सेकंड। कहीं कहीं आपको 32 भी देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। इसमें 100 डेसिबल ध्वनि का प्रवणता स्तर संगत होगा। किसके संगत होता है? एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के होता है। 100 डेसिबल का जो शोरगुल का जो ध्वनि का जो प्रबलता होता है, यानी एक जो शॉप मशीन होता है, दुकानों में जो मशीन होता है बड़े बड़े, उससे जो शोरगुल आता है उसके जैसा आपका होता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, तो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। आधुनिक टेलीफोन रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। अब जान लेते हैं ऊष्मा और तापमान से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसे देख लेते हैं। तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय बन जाता है। क्यूरी तापमान पर, क्यूरी तापमान होता है, अगर क्यूरी तापमान पर कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर गर्म करते हैं, ठीक है, तो वह आपका क्या होता है? अचुंबकीय की तरह व्यवहार करता है, वो अपना चुंबकत्व का गुण जो है खो देता है। वह तापमान जिस पर अब कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व का गुण खो देता है, उसे हम क्यूरी तापमान कहते हैं, याद रखना है। एक कृष्णिका एक उष्ण तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का वितरण करती है, और जब जो है T/3 के केल्विन तापमान पर कर दिया जाता है, तो उसका विकृत ऊर्जा यानी वाट प्रति वर्ग मीटर में क्या होगा? तो डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा E/16 हो जाएगा। एक बरसाती
दिन में बरसाती दिन में सूक्ष्म बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी तुलना से ज्यादा माप दर्शाता है। आगे कि एक हिमानी का आधार पिघलता है, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर शीर्ष नहीं पिघलता है, क्यों? जो बड़े बड़े जो हिमनद होती है उसका आधार पिघलता है लेकिन उसका शीर्ष नहीं पिघलता है, क्योंकि कहता है कि आधार पर दाब अधिक होने के कारण जो उसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है कि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते पानी का जो है तापमान क्या होता है, घट जाता है। कारण ऊपर जब जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम जाता है, इसीलिए इसका क्वथनांक भी क्या होता है, कम जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला है आपका प्रतिदीप्ति ट्यूब में प्रायः उपयोग किया जाता है तो मरकरी वाष्प और आर्गन का प्रयोग करते हैं। जो ट्यूबलाइट होता है उसमें मरकरी और आर्गन का प्रयोग करते हैं। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है, जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ताप का कुचालक है, इसीलिए ग्लास की केवल आंतरिक सतह क्या होता है, फैलता है। क्योंकि जब ग्लास जो है ताप का कुचालक है, जब उसमें डालते हैं गर्म पानी को डालते हैं तो क्या होता है, उसका आंतरिक सतह फैलता है लेकिन बाहरी सतह यूं का यूं रह जाता है, इसीलिए क्या होता है, वो चटक जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों को उसके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में रेल के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए। देखिएगा कि दो पटरियों के बीच जो है एक छोटा सा गैप दिया जाता है, क्योंकि गर्म होने पर धातु क्या होती है, फैलती है, पिघलती है, और जब सटा करके दिया जाएगा तो वो फैलेगी, तो फैल करके क्या होगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी। इसीलिए क्या होता है तो उसमें दो पटरियों के बीच जो है थोड़ा सा गैप दिया जाता है। कह रहा है कि गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना ज्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि वे उन पर पड़ने वाली ताप को परावर्तित कर देता है। जो श्वेत जो कपड़े होते हैं वो जब उस पर सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो वे उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसको परावर्तित ज्यादा करता है, यानी श्वेत प्रकाश काला की अपेक्षा जो श्वेत प्रकाश का जो एल्बिडो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, एल्बिडो क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ पर ताप पड़ता है वह कितनी मात्रा में ताप को दोबारा परावर्तित करता है, जितना ज्यादा परावर्तित करेगा उतना उसका एल्बिडो अधिक होगा। क्लियर है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, हम इसे बताएंगे। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि कारण वही है, क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, दाब कम जाता है, दाब कमने के बाद जो टेम्परेचर कम जाता है क्वथनांक उसका क्या होता है, कम जाता है। नॉर्मली जो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वहां पर क्या होता है, वह कम जाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैस अवस्था एक साथ रह सकता है कहलाता है, उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैस अवस्था एक साथ रह सकता है उसे क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, याद रखना है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर क्या होता है, उबलता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर अधिक होता है जिसके कारण जो है पानी उच्च तापमान पर उबलता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों करता है पैदा, हमारे पसीने तेजी से क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं, याद रखना है। क्योंकि जब पसीना चलता है तो पसीना जब पंखा चलाते हैं तो वो पसीना क्या होता है, सोखता है, और जो सोखने के लिए जो ऊष्मा होता है, जैसे जानते हैं ना बचपन में पढ़े होंगे कि घड़े में रखे पानी ठंडा क्यों होता है, वो जो वाष्पित होता है, वाष्पित होने के लिए जो पर्याप्त ऊष्मा लेता है वो हमारे शरीर से लेता है, और जब शरीर से ऊष्मा निकलेगा तो ठंडक का महसूस होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कहता है कि पानी एक उत्कृष्ट शीतलक कारक है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं।
बहुत ठंड के मौसम में पानी को खाली स्थान जलीय जीवन के संरक्षित करने में मदद करता है। विस्तारण, हालांकि एक बहुत ठंड के मौसम में पानी को विस्तारण जलीय जीवन को संरक्षण जो है करने में मदद करता है। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाती है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा जो है क्या होता है, गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर क्या होता है, दबाव बढ़ने लगती है, जिसके कारण वो फट जाता है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर प्रभाव होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। जब उसका दाब बढ़ाएंगे तो उबाल बिंदु क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में दाब अधिक होता है, उबाल बिंदु बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन जब ऊंचाई पर जाते हैं तो दाब कम जाता है उसकी, इसलिए उसका उबाल बिंदु घट जाता है। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक की बात करें, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक की बात करें तो ये आपका क्या है, आपका पारा। याद रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, घटता है। जब वैद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तन होता है तब खाली स्थान कोई ऊष्मा की हानि नहीं होता है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तन होता है तो कोई ऊष्मा का हानि नहीं होता है। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है। वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है। क्यों? जब आप देखिएगा खाना पकाइएगा, चावल या सब्जी बनाते हैं तो ढक्कन को हमेशा ऊपर की ओर नहीं उठाना चाहिए, ऐसे खींच के उठाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब वो उबलता है तो वाष्प जो होता है उसमें काफी अधिक ऊष्मा होता है, गुप्त ऊष्मा से कहते हैं, गुप्त ऊष्मा होता है ना, और वो गर्म पानी की अपेक्षा जो है ज्यादा जलन महसूस होता है। वही कहता है कि वाष्प में जो है गुप्त ऊष्मा यहाँ पर मौजूद होता है। फिर ऊष्मक की कुंडली बनी होती है तो किसका, नाइक्रोम का। ऊष्मक मतलब हीटर का कुंडली जो किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। कमेंट कीजिएगा कि बल्ब का जो कुंडली होता है वह किसका बना होता है। चलिए, मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, बाह्य तापमान पर भी निर्भर करता है, वातावरणीय आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, वायु, इन तीनों पर निर्भर करता है। तापमान पर निर्भर करेगा, अधिक तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। फिर वातावरणीय आर्द्रता, अगर वायुमंडल वायु में आर्द्रता की मात्रा कम होगी, ह्यूमिडिटी अगर कम होगा तो वाष्पन अधिक होगा। ठीक है, वायु का वेग यदि अधिक होगा तो भी वाष्पन क्या होगा, अधिक होगा। हालांकि ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाती है और सतह के नीचे का पानी का तापमान रहता है, तो याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व मैक्सिमम भी होता है, किस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है। ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़ों और लकड़ी के टुकड़ों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का क्या है, अच्छा सुचालक है, इसीलिए वो ठंडा महसूस होता है। सिंपल सा बात है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, यह क्या कहलाता है, संघनन। जब वाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम संघनन कहते हैं। ठीक है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन। संघनन की क्रिया से ही क्या होती है, वर्षा होती है। याद रखना है, संघनन की क्रिया से ही वर्षा होती है। और जब यही द्रव अगर ठोस में अगर परिवर्तन होता है इसे कहते हैं जमना कहते हैं। ठीक है, अगला है वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों समान होते वह -40 डिग्री सेल्सियस। आप ये फार्मूला याद रखिएगा, F बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये आपका फार्मूला यहाँ पर क्या करना है, याद रखना। अगर -40 यहाँ पर रखिएगा C के जगह पर और इसको सोल्व कीजिएगा तो दोनों आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। कह है कि स्टीम इंजन चलता है, ऊष्मा से चलता है। वातानुकूलन यंत्र से खाली स्थान कारण ठंडक होता है। गैसों को दबाने
एवं मुक्त करने से क्या होता है, ठंडा होता है। शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वाला टॉपिक आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है प्रकाश वाला टॉपिक। शब्दकोश में जब छोटे अक्षर को हम पढ़ते तो किसका, छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए सबसे पहले उत्तल लेंस, ठीक है। लेकिन छोटे अक्षर पढ़ रहे हैं, शब्दकोश पढ़ रहे हैं, तो कम फोकस दूरी वाला 5 सेंटीमीटर वाला जो है इसका हम प्रयोग करते हैं। डी बराबर, याद रखना लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। डी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, और ये क्या होता है आपका, मीटर में होता है, ठीक है, ये आपका मीटर में होता है। यदि आपको कहेगा कि ये जो 5 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी है उसका क्षमता निकालिए, तो क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हमको सेंटीमीटर में बदलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। फोकस दूरी कितना है, 5 है, f का मान 5 है। तो ये वाला फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। कि सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत होती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, जब लंबवत होता है। तो आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो याद रखना दृष्टि पटल, या इसको क्या कहते हैं, रेटिना, रेटिना, दृष्टि पटल या रेटिना, याद रखना है। आगे देख लेते हैं। पता है मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण क्या है, सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां जो होती है वह मानव नेत्र की फोकस दूरी को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जब आप देखिएगा, आप तेज रोशनी वाले स्थान से अगर कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपकी आंखों ऐसे सिकुड़ जाती है, तो सिलियरी मांसपेशियां जो है सिकुड़ करके अपने फोकस दूरी को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है, याद रखना है। इसे क्या कहते हैं, नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब सिलियरी मांसपेशियां जब तेज प्रकाश में सिकुड़ जाती है और जब अंधेरे वाले कमरे में जब फैल जाती है, ठीक है, इस क्षमता क्या कहते हैं, उसका वो आपका कहता है समंजन क्षमता कहता है। ये भी याद कर लीजिए आपकी मानव नेत्र का जो मिनिमम बिंदु होता है, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी आपका होता है वो कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। और जो मैक्सिमम दूरी होता है मानव नेत्र के वो आपका होता है अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। ये दोनों बात आप याद कर लीजिएगा। कि वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु की आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और उल्टा बनाता है, सॉरी सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। इसीलिए जो है इसका प्रयोग हम साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्लियर है। और इसके साथ याद रखिएगा जो वाहनों का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट में जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वो आपका अवतल दर्पण होता है। रमन प्रभाव, सीवी रमन के कारण रमन प्रभाव के बारे में कथन सही है। रमन प्रभाव के बारे में कथन, रमन प्रभाव ने क्या दिया था कि प्रकीर्णन प्रकार प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती है भी है और घटती भी है, ये रमन प्रभाव है। दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, कौन सा दोष कहलाता है, इसे निकट दृष्टि दोष। याद रखना है जौन देखेगा वही दोष, निकट वाला अगर ठीक से दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है, अगर दूर वाला ठीक से दिख रहा है नजदीक नहीं दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष, और दोनों अगर दिक्कत है दूर और नजदीक उसे कहते हैं जड़ा दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए हम क्या करें, क्योंकि निकट का वस्तु तो दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अगर दूर दृष्टि दोष में निकट का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है तो इसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करेंगे। लेंस का क्षमता कैसा है, मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है, माध्यम में प्रवेश करता है, एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, क्या प्रवेश करता है, आवृत्ति। हालांकि दृश्य प्रकाश में जब पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरों में नहीं
देखा जा सकता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। फिर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। पानी में इसे डुबाने पर इसका कार्य होगा। अगर एक फोकस उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, जब पानी में इसको डुबाएंगे इसका फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, लेकिन ये उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो अभिलंब और परावर्तन किरणों के बीच का कोण क्या होगा? प्रकाश की परावर्तन का द्वितीय नियम कहता है, मान लिया जाए कोई आपका दर्पण है और इस पर कोई प्रकाश की किरणें यदि पड़ता है, आशा करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है, ये आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है, और मान लेते हैं ये आपका एक अभिलंब है, ठीक है, ये आपका अभिलंब है यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये जो कोण बना, ये कोण आपका आपतन कोण होता है और ये आपका परावर्तन कोण होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का जो प्रकाश के परावर्तन का जो द्वितीय नियम कहता है कि वो जो आपतन कोण होगा बराबर परावर्तन कोण होगा, यानी आपतन कोण अगर 30 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? आपका 30 डिग्री का ही होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर कितना दिया? 30 डिग्री का दिया है आपतित कोण, तो यहाँ पर परावर्तित कोण भी आपका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का होगा। ये दूसरा नियम कहता है प्रकाश के परावर्तन का। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि उच्चतम ऊष्मा होती है, तो पीला प्रकाश में जो है उच्चतम ऊष्मा होता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परावर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो बैगनी, अधिक परावर्तित। क्या रखना, यदि एक आपका प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और यहाँ से अगर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है, ठीक है, बस को मोटा हम कर लेते हैं, यहाँ से अगर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो जब प्रिज्म से गुजरता है तो इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के बाद ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 कर देते हैं। ये जहां पर हम इस प्रकाश को प्राप्त करते हैं, जहां पर इस प्रकाश को हम प्राप्त करते हैं, दिख रहा होगा, दिख रहा है, जहां पर हम इस प्रकाश को प्राप्त करते इसे कहते हैं दृष्टिपटल। दृष्टिपटल दृष्टिपटल कहते हैं, ठीक है। और ये 7 रंग जो आपका होता है, 7 रंग जो होता है, इसको याद रखिएगा, आप पढ़े होंगे 9th या 10th में। ये आपका होता है बै जा नी प पी ना ला, याद रखिएगा, बै जा नी ह पी ना ला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और ये आपका लाल। अब क्या देखना है कि जब अपवर्तन होता है श्वेत प्रकाश का तो सबसे ज्यादा विचलन, सबसे ज्यादा कौन झुक रहा है? तो बैगनी का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। अपवर्तन सबसे ज्यादा किस प्रकाश का होता है? प्रकाश के अपवर्तन में तो बैगनी रंग का होता है। सबसे कम अपवर्तन किस रंग का होता है? तो ये आपका जो है लाल रंग का सबसे कम अपवर्तन होता है। अब याद रखिएगा, जिस प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्ध्य कम होगा, यानी बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या आपका हो जाएगा? कम होगा। और जिस प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम होता है उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है, यानी लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या आपका हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और इसी कारण है कि जो रेलवे सिग्नल या ऊंचाई पर जो कोई भी टावर होता है उसमें हम क्या करते हैं? रेड लाइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य जो है अधिक होता है, इसे हम दूरी से भी आसानी से देख सकते हैं। ये बात आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम काफी डिटेल बना सकते हैं वीडियो, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा भी हम फोकस कर रहे हैं वर्ल्ड लाइनर पर। एक बार सरसरी निगाहों से आप देख लीजिए, जिस किसी में आपको दिक्कत अगर होता है तो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा, हम उसमें एक विशेष वीडियो बना सकते हैं। अभी हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आ रहा है। आगे देख लेते हैं, करा कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब, अवतल दर्पण है, याद रखना, कौची है यहाँ पर दिया हुआ? दर्पण दिया हुआ है।
दर्पण, तो वास्तविक, आभासी और उल्टा होता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यहां पर याद रखना है, यह वास्तविक और आभासी, सॉरी, आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। याद रखना है, दोनों, वास्तविक और आभासी दोनों। आभासी बनाएगा तो सीधा बनाएगा और वास्तविक बनाएगा तो उल्टा बनाएगा। ठीक है, एक पोजीशन है जब हम दर्पण में, जब अगर कोई यहाँ पर अगर दर्पण हो, कोई अगर यहाँ पर, कलर ले लूं, हाँ, कोई अगर यहाँ पर दर्पण हो, ठीक है, अगर यहाँ पर दर्पण हो, ये आपका दर्पण है, दर्पण मतलब यहाँ पर ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ठीक है, और फोकस, मान लीजिए दर्पण का जो फोकस है, दर्पण का फोकस यहाँ है, ठीक है, एफ यहाँ है। अगर किसी अवतल दर्पण में अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच मतलब यहाँ रखा हुआ होता है, यहाँ रखा हुआ होता है, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है, उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब जो है क्या होता है, आभासीय होता है, सीधा, क्योंकि यहाँ पर ये वस्तु है, यहाँ पर ये बन रहा है, सीधा होता है और वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। ये स्थिति आप याद रखिएगा। ठीक है, ये स्थिति को आप याद रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। और ये कब होता है, जब आप जाते हैं ना दाढ़ी बनाने के लिए सैलून वगैरह में, तो जब हम देखते हैं इस प्रकार का प्रतिबिंब, तो वो आपका क्या होता है, सीधा बनाता है। इसलिए हम जो है दाढ़ी हजामती के रूप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक ही स्थिति है, याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर आभासीय बनाता है, बाकी सब स्थिति में आपका क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सितारों के चमकने का प्रकाशीय प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ये अपवर्तन, प्रकाश की अपवर्तन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे या सितारे टिमटिमाते हैं, चमचमाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साफ आसमान नीला दिखाई देता है, क्यों, प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण। कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो नीला रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, और प्रकीर्णन के बाद जो है हमारे आंखों तक सबसे पहले वही प्रकाश पहुंच पाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वह नीला दिखाई देता है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। कारण क्यों था, क्योंकि सूर्य जब क्षितिज पर, क्षितिज के नीचे होता है, सूर्य जब क्षितिज के नीचे होता है, जब उसका प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के बाद हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। तो जब से जो सबसे कम विचलन हुआ, लाल रंग हुआ, वही प्रकाश हमारी आंखों तक पहले पहुंचती है। ठीक है, इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, हमें सूर्य का जो है लाल दिखाई देता है, लालिमा दिखाई देता है। कह है कि विकिरण, विकिरण, एक मिनट, सेंटर ने कहा, तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए अगला, विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उनके कार्य के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीवी रमन एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है और भारत रत्न भी दिया गया है। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों, तारे क्यों टिमटिमाते, तो पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों के अपवर्तनांक लगातार बदलते रहता है, इसलिए क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। क्योंकि अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में जब अपवर्तन होता है दो माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश थोड़ा सा मुड़ती है। ठीक है, इसको अपवर्तन करते कहते हैं। अपरावर्तन होता है अपारदर्शी माध्यम में होता है, परावर्तन होता है, याद रखना है। मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो ये आपका जो वायुमंडल में विभिन्न हिस्सों का असमान तापमान मृग मरीचिका का कारण है। किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, इस घटना को कहा जाता है
विवर्तन के रूप में जाना जाता है। इस घटना को विवर्तन के रूप में जाना जाता है। वह परिघटना जिसके कारण रंगीन कांच की महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है, क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण जो है, जब हम कोई भी रंगीन कांच को काफी महीन रूप में अगर कुचल देते हैं, पीस देते हैं, ठीक है, आप लोग मान देख रहे होंगे पतंग जब उड़ाते होंगे ना, तो शीशा को पीस कर मांझा मांझते होंगे, जब उसको पीसते होंगे ना रंगीन कांच को भी, तो वो आपका सफेद दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए 2021 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया, वह क्या था? तो वह था प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है उनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या था? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या था? तो पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये आपका बनता है पानी के बूंदों द्वारा। होता क्या है कि जब बारिश खत्म होती है तो वायुमंडल में छोटे छोटे जो है पानी के बूंद जो है कण रह जाते हैं। जब उस पर प्रकाश पड़ती है ना, तो वो एक प्रिज्म की भांति कार्य करता है, और उस पर प्रकाश अपवर्तित होकर के हमारी जब नेत्रों तक पहुंचती है, एक 7 रंगों के अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष कहते हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश में। काफी इंपॉर्टेंट है, जो रेड लाइट होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक होता है। क्लोरोफिल में पाया जाता है कौन सा धातु? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। मानव आंख किसी वस्तु की छवि बनाती है, रेटिना पर बनाती है। अब मानव नेत्र द्वारा जो वस्तु की छवि बनाई जाती है वो उल्टा होता है, लेकिन दिमाग उसे सीधा रूप में पेश करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कहता है सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम कौन सा है? तो हीरा। हीरा का जो घनत्व है वह 2.42 है। सबसे अधिक घनत्व जो है हीरा का है, इसलिए ज्यादा चमकता भी है। जिसका घनत्व जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकीला होगा। रात के समय खुले आकाश में तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखाई देता है, इसका तात्पर्य क्या है? मतलब दर्पण कौन सा है? तो अवतल। हमने ऊपर समझा दिया इस बात को। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल की जाने वाली विजिलेंस दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। फिर है नाई की दुकान में 2 समांतर दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। इसमें जो जब एक दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखेंगे तो इस पर जो है अनंत प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है। कह रहा है कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। तो बताइए वो दर्पण कौन सा है? सीधा प्रतिबिंब देख रहा है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 30 सेंटीमीटर मतलब फोकस के वो बाद खड़ा है, तो वो दर्पण कौन सा आपका हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। ठीक है, आइए ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि अवतल में एक ही स्थिति है, जब ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु रखा हुआ होता है तो दर्पण के पीछे और बड़ा बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या करा? छोटा बन रहा है। ऊंचाई जो 1/5 है, छोटा है। तो अब उत्तल दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, और वस्तु से छोटा बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण ये आपका हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगों को क्रम में के रूप में दर्शाया जाता है। तो इंग्लिश में यह आप याद रखिएगा VIBGYOR। ठीक है, और हिंदी में को बताया वैजानी हाफिनाला। परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, क्या काम करता है? तो ये आपका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है वह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। ट्यूबलाइट में जो चौक लगाते हैं ना, चौक, उसका क्या काम है? उच्च वोल्टेज क्या करता है? प्रेरित करता है, ताकि ट्यूबलाइट को जो एक उच्च वोल्टेज प्राप्त हो सके। फोटोन है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम है। फोटोन जो है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे के चमक का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे के चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
ऊपर एक क्वेश्चन था कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसमें, तो प्रिज्म में, याद रखना है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल कर तरंगों का उपयोग करता है, कौन सा, इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग करता है। प्राथमिक रंग नहीं है, पीला जो है प्राथमिक रंग आपका नहीं है, याद रखना है। प्राथमिक रंग आपका 3 गो है, रेड है, ब्लू है और आपका क्या है, ग्रीन है। ये 3 आपका क्या है, प्राथमिक रंग है, याद रखना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बदलता है, उसकी आवृत्ति बदलती है, VVI काफी इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष उपचारित करने के लिए अवतल लेंस, क्योंकि निकट वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। सौर भट्ठी में प्रयुक्त करते हैं तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण जो प्रकाश की किरणें आता है उस पर परावर्तित होती है, परावर्तित होने के बाद वो एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। दर्पण और लेंस में उल्टा होता है, दर्पण में अवतल एक बिंदु पर केंद्रित करेगा जबकि लेंस में उत्तल करता है। इसलिए जब जाइएगा ना डॉक्टर, दांत वाले डॉक्टर के पास, तो एक उसके लाइट में क्या होता है लगा हुआ, अवतल दर्पण लगा हुआ होता है, क्योंकि उस पर जब प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिसके कारण हम उसे आसानी से दांतों को देख सकते हैं। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि दोष को जाना जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 1930 में दिया गया। लेंस की शक्ति को मापते हैं डायोप्टर में, ऊपर बता दिए हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है 8 मिनट 18 सेकेंड में। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश के पुंज को एक साथ अगर मिला देते हैं तो कौन सा प्रकाश बनेगा, सफेद बनेगा, याद रखना है। ये जो आपका है ना प्राथमिक रंग को जब मिला देंगे तो मिलने के बाद आपका एक श्वेत रंग तैयार होगा। फिर इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का मान कितना होता है, तो ये आपका 90 डिग्री होता है। आगे देख लेते हैं। कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बता दिए हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में देगा तो यहाँ पर 3 शून्य आपका क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। तारे स्वयं चमकते हैं नाभिकीय संलयन के क्रिया कारण, याद रखना तारे में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, विखंडन नहीं याद रखिएगा, संलयन। तारे सूर्य में सब में नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मारीचिका दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कॉन्टैक्ट लेंस बना होता है PVC से बना होता है। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रवेश कर होती है तो उसका तरंगदैर्ध्य घटता है, ठीक है, तरंगदैर्ध्य क्या होगा, उसका घटता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इंद्रधनुष खाली स्थान घटना के कारण होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, याद रखना। वर्ण विक्षेपण प्रकाश के ऊपर अपवर्तन है, इसमें मार दीजिए। तरल ताल की वास्तविक में कम गहराई दिखाई देने के कारण क्या है, अपवर्तन। तरल ताल देखिएगा, जब भरी हुई बाल्टी में आप कोई डंडा या सिक्के को नीचे रखिएगा तो सिक्के अपने वास्तविक ऊंचाई से कुछ उठा हुआ महसूस होता दिखाई देता है, ठीक है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। डंडा अगर डालिएगा तो डंडा जो है आपका, वो छड़ी जो है आपका क्या होगा, वो टेढ़ा मालूम पड़ता है, ठीक है, तो ये किसी कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। समतल दर्पण का नाभ्योत्तर क्या होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण का जो होता है वो फोकस क्या होता है आपका, वो अनंत होता है, याद रखना है। प्रकाश की गति शून्य काल में होती है, याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य सीमा कितनी होती है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य सीमा कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, याद रखना। तरंगदैर्ध्य का जो SI मात्रक होता है वो आपका एंगस्ट्रम होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म से हम क्या करते हैं, 7 रंगों को देख सकते हैं, अलग कर सकते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि नजदीक के वस्तुओं में देखना होता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस, क्योंकि इसमें नजदीक के वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आज प्रकाश वाला टॉपिक पूरा खत्म कर देते हैं। अगला है
दाढ़ी बनाने के लिए काम आता है अवतल दर्पण, सब ऊपर बता दिए। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। रहा है समुद्र नीला प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे देख ले। अगला क्वेश्चन है प्रकाश आकाश नीला दिखाई देता है। अभी हमने आपको ऊपर बता दिया था कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल पर अधिक प्रकीर्णन, याद है ना, सिंपल प्रकीर्णन आपका रहेगा, प्रकीर्णन मार के आइएगा। ट्यूबलाइट से प्रकाश खाली स्तर पर निर्भर करता है, ट्यूब में ठोस धातु यानी प्रतिदीप्त पर निर्भर करता है। शीशे का उपयोग किया जाता है, शीशे का उपयोग कहाँ करते हैं, प्रकाश संचरण में शीशे का उपयोग करते हैं। तो ये हमने देख लिया कुछ टॉपिक, 3 टॉपिक को आज हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझेंगे और इसके आने वाले अन्य टॉपिक पर हम विचार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।